हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अफगानिस्तान में बड़े डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आज उन डेवलपमेंट्स के बारे में बात होगी। का संविधान 2004 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में बनवाया, उसकी वजह से ये क्राइसिस हो रही है। आइए जरा सा समझते हैं कि अफगानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है, आज के संविधान की प्रॉब्लम क्या है, क्यों तालिबान जिनसे सब नफरत करते हैं वो दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता पाने जा रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, कब्रिस्तान है सल्तनतों का। अलेक्जेंडर द ग्रेट अफगानिस्तान गए, चंगेज खान गया, बाबर गए। बाबर ने कई बार जीता और हारे। कहते हैं कि अफगान्स आर एट पीस ओनली व्हेन दे आर एट वॉर। मेरे एक सोशियोलॉजिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने आज ही मुझे बताया कि ये सारा चर्चा हो रहा है, नाम भी बता देता हूं, प्रोफेसर अब्दुल वहीद चेयरमैन हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अलीगढ़ में। उन्होंने कहा देखो, ये जो इनकी आइडेंटिटी है इसको इस्लाम से ना जोड़ो। ये बेसिकली ट्राइबल्स हैं, इनके अंदर ट्राइबल इंस्टिंक्ट है। ये अपनी जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उसको ज्यादा अहम मानते हैं। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म अपने शबाब पर है। सूरज नहीं डूबता ब्रिटिश एम्पायर में। कितनी हुकूमतें पलट दी, कितने देशों पे कब्जा कर लिया, भारत से मुगल एम्पायर को समाप्त कर दिया। 1839 से 1919 तक 3 एंग्लो अफगान वॉर हुई और अंग्रेज कभी भी पूरे अफगानिस्तान पर काबिज न हो सके। आखिर में रावलपिंडी की ट्रीटी हुई और अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई 1919 में, भारत से कई दशक पहले। एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई रशिया के साथ और किंग अमानुल्लाह ने बहुत जल्दी 1921 में और फिर 1923 में अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उनका सिटीजनशिप लॉ, भारत में सीएए पे बहुत बहस होती रही है, 1922 में सिटीजनशिप लॉ आ गया, हैंड रिटन था और उसने अफगानिस्तान के सारे रेजिडेंट्स को सिटीजनशिप दी थी बिना किसी मजहबो मिल्लत को देखे हुए। 1929 में ताजिक्स ने किंग अमानुल्लाह को हटा दिया। 1931 में फिर एक संविधान आ गया। 1946 तक पार्लियामेंट बन गई, फ्री प्रेस हो गई, इलेक्शंस हो गए, फ्री इलेक्शंस। 1952 में फिर 1954 में सोवियत यूनियन की सपोर्ट से जनरल दाऊद खान प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। 1964 में ग्रैंड असेंबली, जिसको लॉया जिरगा कहते हैं, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। किंग जहीर शाह ने उसको अप्रूव किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई इंग्लैंड की तरह। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होंगे। और सबसे बड़ी बात, 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा सॉवरेंटी शैल रेस्ट इन नेशन। यह नहीं कहा कि सॉवरेंटी अल्लाह की होगी। सारे सिटीजन्स को अफगान कहा गया, उनको नेशन का पार्ट कहा गया। इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया आर्टिकल 2 ने, लेकिन कह दिया कि स्टेट की सारी राइट्स परफॉर्म होंगी एज पर द सुन्नी हनफी डॉक्ट्रिन।
ये ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है न बांग्लादेश के। इसका मतलब जितने भी हनफी सेक्ट्स नहीं हैं वो सब के सब माइनॉरिटी हो गए अफगानिस्तान में। लेकिन नॉन मुस्लिम्स को भी उनके मजहब को मानने का, रिचुअल्स को मानने का राइट दे दिया है संविधान। 1978 आ गया, सुपर पावर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला करके कब्जा कर लिया। वही ट्राइबल अफगान्स जिनका जिक्र आज प्रोफेसर वहीद ने मुझसे किया, उनको लगा कि ये उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर, उनके देश पर एक विदेशी कब्जा है। भारत की क्या पोजीशन थी? भारत ने सोवियत यूनियन के इन्वेजन को सपोर्ट किया। सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को अमेरिका ने हथियार दिए। जो टेररिज्म बाद में फैला है, उस टेररिज्म को बढ़ावा हथियार देकर और पैसा देकर और पाकिस्तान का इस्तेमाल कर कर अमेरिका ने किया। मॉन्स्टर क्रिएट अमेरिका ने किया। जिस तरह भिंडरावाले को पहले सरकार ने सपोर्ट किया, वही सिचुएशन यहां हुई। बहरहाल तकरीबन 10 साल ये रेसिस्टेंस मुजाहिदीन करते रहे। सोवियत यूनियन के जमाने में 43 टाइम्स केमिकल वेपन्स अफगान जनता पर इस्तेमाल किए सोवियत यूनियन। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें गईं। मास जेनोसाइड हुआ, रेप हुए अफगान औरतों के। 92 के आते आते ये सरकार कोलैप्स कर गई। सोवियत आर्मी ने 15 फरवरी 1989 को विड्रॉ कर लिया। मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया। अब मुजाहिदीन आपस में लड़ते रहे और मुजाहिदीन की जगह 95 आते आते तालिबान ने ले ली। अगर मुजाहिदीन इस्लाम के नाम और इस्लाम की बका के लिए लड़ रहे थे, तो इस्लाम उन्हें यूनिफाई क्यों नहीं कर पाया? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर गौर व फिक्र होना चाहिए। 95 में तालिबान आ गए। बैमियान में बुद्धा की स्टैच्यूज को 2001 मार्च में एक कंडेम्नेबल शेमफुल एक्ट किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया। ये तालिबान जिनका इस्लाम को कमिटमेंट है, कैसे भूल गए कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने दूसरों के खुदाओं को और दूसरों के रिलीजियस प्लेसेस को रिस्पेक्ट करने को कहा, उनको डिमोलिश करने को नहीं कहा। ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? इन्होंने क्यों नहीं पढ़ी वो ट्रीटीज जो प्रॉफिट ने साइन की क्रिश्चियन वर्ड से और चर्चेस को प्रोटेक्शन दिया? औरतों के ऊपर जुल्म हुआ, उनकी पढ़ाई, उनका बाहर निकलना बंद हो गया। ये कैसे भूल गए कि प्रॉफिट की जो पहली वाइफ थी बीबी खदीजा, वो खुद एक बहुत बड़ी ट्रेडर थी। इस्लाम के जो 2 बड़े सोर्सेज हैं, उनको हम तक पहुंचाने में 2 औरतों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट जब फर्स्ट कैलिफ के जमाने में तैयार की गई, ऑथेंटिकेट की गई, उसको बीबी हफ्सा के पास रखा गया। उन्हीं से लेके 4th कैलिफ ने फिर बाद में उसको एक तरीके से आम कर दिया।
और कितनी हदीसें हम तक पहुंची क्योंकि बीबी आयशा ने उनको हम तक पहुंचाया। मैं समझता हूं कि औरतों के सिलसिले में तालिबान ने जो पिछले 6 साल की हुकूमत में किया, अगर उससे हटकर वो करेंगे तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकॉग्निशन देगी, उनकी लिजिटिमेसी मानेगी। 9/11 हो गया, अफगानिस्तान पर अमेरिका और नाटो के हमले हुए। 22 दिसंबर 2001 को हामिद करजाई हेड बन गए इंटरिम गवर्नमेंट के, बाद में प्रेसिडेंट बन गए और 2004 में जो आज अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। हमेशा से अफगानिस्तान में उलेमा और इंटेलेक्चुअल्स और सरकार, इनमें टकराव रहा है। इस टकराव में इंटेलेक्चुअल्स जीते हैं। 64 के कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात साफ तौर से जाहिर है कि अगर स्टेट लॉ और इस्लामिक लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, अगर वो बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल से कंट्राडिक्ट ना करता हो। इसमें इलेक्शन का प्रावधान किया गया, लेजिस्लेटिव पावर इलेक्टेड असेंबली को दी गई। अभी मैं बता चुका हूं किस तरह कू हुआ, 64 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ, कम्युनिस्ट हुकूमत आ गई। मुजाहिदीन ने जब रशियंस को अफगानिस्तान से भगा दिया तो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में बनाया, दावत इस्लामी अफगानिस्तान। उसमें आर्टिकल 6 में कहा, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान इज फाउंडेड ऑन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस which are in accordance with the Islamic principles and rules। दरअसल तालिबान और मुजाहिदीन में एक बहुत बड़ा फर्क था। मुजाहिदीन कुछ हद तक मॉडर्न थे, इलेक्शन और डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म में यकीन रखते थे। तालिबान अल्ट्रा कंजर्वेटिव, तालिबान अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स, इलेक्शंस के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा इस्लाम है जिस पर तालिबान चलना चाहते हैं। इस्लामिक लॉ में और इस्लाम में एक हैं राइट्स ऑफ अल्लाह, हुकूकुल्लाह, एक हैं राइट्स ऑफ पीपल, हुकूकुल इबाद, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम। ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं से इस्लामिक सोर्सेस से उनको ड्राइव किया जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि तालिबान इस्लामिक लॉ, जो कि एक जूरिस्ट गिवन लॉ है, उसके रियल फलसफे को नहीं समझे। जो इस्लामिक लॉ में लचीलापन और डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी इज्तिहाद के जरिए दी गई, उसको नहीं मानते। जूरिस्टिक ओपिनियन जो आज से 10-11 सेंचुरीज पहले दिया गया, उस पर इसरार है, जिद है, और जो असली उसूल है उस पर कोई बहस नहीं। जो रिजिडिटी इस्लामिक लॉ में आई है वो डिसाइपल्स लाए, मानने वाले लाए।
इमाम अबू हनीफा तो खुद कह रहे हैं कि अगर मेरी राइटिंग्स में कोई चीज कुरान और हदीस के खिलाफ मिले तो उसे दीवार से दे मारो। कुरान अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल्स देता है, स्टोरीज हैं प्रॉफिट्स की, उससे लॉ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अपने आप में लॉ नहीं दिया हुआ, इंसानों के लिए अपने जमाने के लिहाज से लॉ एक्सट्रैक्ट करने की आजादी दे दी गई। लेकिन एक बात जिसको नहीं बताया जाता, चाहे मुजाहिदीन का कॉन्स्टिट्यूशन हो या तालिबान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन 1998 में ड्राफ्ट किया, जिसमें मुजाहिदीन से कुछ फर्क थे, पॉलिटिकल एंटिटी को अब इमिरेट कह दिया गया, उसने 1964 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स थे उनको बरकरार रखा। इलेक्शन के मुद्दे पे इख्तिलाफ था मुजाहिदीन और तालिबान में। तालिबान ये कहते हैं कि इलेक्शन का कोई इस्लामिक प्रेसिडेंट नहीं है। मैं समझता हूं ये एक फ्लॉड पोजीशन है, और जो भी तालिबान के स्कॉलर्स उनको गाइड करते हैं, उनको एक ब्रॉड विजन लेना चाहिए। अगर कंसेंसस है, अगर अक्सरियत है, अगर मशवरा और कंसल्टेशन का प्रिंसिपल है, तो फिर डेमोक्रेसी पॉसिबल है। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन कुछ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्शन उनके यहां है। तालिबान को कुछ उनसे ही सीख लेना चाहिए कम से कम। 2004 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज की क्राइसिस क्यों हो रही है? मैंने बार बार संविधान पढ़ाते हुए कहा, अगर देश को एक रखना है तो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करो। अगर राज्यों को मजबूत किया जाएगा तो देश मजबूत हो जाएगा। अफगानिस्तान एक बड़ा डाइवर्स कंट्री है। 2020 का 2020 का सर्वे अगर आप लेंगे तो इस सर्वे से आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान में कोई भी एक ग्रुप मेजॉरिटी में नहीं है। पश्तून बहुत डोमिनेट करते हैं, लेकिन 38.5% है। हजारास 24.5%, ताजिक्स 21.3% है, उज़्बेक 6% है, एमाक 3.2%, उसके अलावा और छोटे छोटे ग्रुप हैं। अगर आपके यहां इतने ज्यादा ग्रुप हैं और कोई एक ग्रुप मेजॉरिटी में नहीं है, तो आपके लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं है। आपके लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल हो, वो सिस्टम बेहतर काम करेगा। हमने देखा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। जितनी डाइवर्सिटी है अफगानिस्तान में, अगर सारे लोकल लोगों की एस्पिरेशंस को साथ लेके चलना है तो काबुल में बैठ के एक राष्ट्रपति फैसले नहीं कर सकता। 2004 के कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम यह थी कि यह बहुत ही यूनिफाइड ओवर सेंट्रलाइज्ड संविधान था। गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए बिना पढ़े लिखे। राष्ट्रपति का इलेक्शन अलग होता है। राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाउस को, उसकी वजह से लिजिटिमेसी नहीं हुई सरकार को। एक आदमी चुनाव जीत जाए, नंबर 2 पे जो आया उसकी कोई हैसियत नहीं। अभी जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो छोड़ के भाग गए देश को,
जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनकी सरकार की लिजिटिमेसी नहीं थी, चुनाव जीतने के बाद सत्ता नहीं पा सकते थे, कंप्रोमाइज हुआ, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्रिएट की गई और नंबर 2 पे आने वाले अब्दुल्ला अब्दुल्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। अगर एक डाइवर्स कंट्री है, लोकल एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए फेडरलिज्म होना चाहिए, लोकल मैटर्स लोकल लेवल पे डिसाइड होने चाहिए। हमारे देश में भी जो हम फेडरलिज्म से ओवर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं। जो 2004 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 9 लोगों का एक ड्राफ्टिंग कमीशन था, उसने बनाया, हामिद करज़ई ने जिसे अपॉइंट किया था 2002 में। बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ने 2003 में, जिसमें 35 लोग थे, उसे एग्जामिन करके एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया। 2004 में लॉया जिरगा, जिसमें 502 लोग थे, उन्होंने इसको अप्रूव किया। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार हामिद करज़ई ने चलाई और उसके बाद अब तक चली, उससे नॉन पश्तून्स बहुत नाराज थे। नॉन पश्तून्स ये चाहते थे कि पश्तून्स का डोमिनेशन ना हो। ये कह देना कि सब के सब अफगानिस्तानी तालिबानी हैं, सब के सब फेनेटिक हैं, सब के सब मॉडर्निटी के खिलाफ हैं, ये सही नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अब जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तालिबान अफगानिस्तान में बनाए, तो वो गलती जो 2004 के संविधान में हुई, वो गलती ना हो, ओवर सेंट्रलाइजेशन ना किया जाए। तालिबान भी गलती कर चुके हैं। वो जमाना जब खिलाफत होती थी और वो जमाना जो 7वीं सेंचुरी में था, वो 21वीं सदी में नहीं हो सकता। दुनिया बदल चुकी है। आज अगर हम चाहते हैं देश मजबूती से आगे बढ़े, तो फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन ने जिन चीजों को परफेक्ट करके सामने रखा है, डेमोक्रेसी को, रिपब्लिकनिज्म को, फंडामेंटल राइट्स को, विमेन एम्पावरमेंट को, उसको मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ काम तालिबान अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन पर कर रहे हैं। एक दस्तूर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान 2020 में कुछ लीक हुआ। तालिबान कहते हैं ये उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर वाकई में तालिबान में कोई चेंज आया है, जैसा वो कह रहे हैं कि लोगों को सिक्योरिटी देंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे, तो उनको समझना चाहिए कि ज्यूरिस्टिक ओपिनियन रिवील्ड ओपिनियन के बराबर नहीं हो सकता। उनको समझना चाहिए कि हुकूकुल इबाद एसेंस है। 7वीं सेंचुरी के इस्लाम में राइट टू प्राइवेसी, हिंदुस्तान में तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट कहेगी फंडामेंटल राइट है। कहा जा रहा है अपने घरों में भी घुसो तो नॉक कर कर घुसो, क्योंकि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटियों के भी राइट टू प्राइवेसी। सीखना हर एक से चाहिए। तालिबान को मैं समझता हूं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से सीखना चाहिए, जुल्म से बचना चाहिए, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें आजादी देनी चाहिए। यह दुनिया चॉइस पर बेस्ड है।
कंपल्जन और जबरदस्ती मॉडर्न जमाने में किसी की बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं उम्मीद करूंगा कि अफगानिस्तान में खून खराबा ना हो, एक फ्रीडम की, राइट्स की, मॉडर्निटी की एक नई हवा चले। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और ये अप्रिशिएट करें कि ये जिस आसानी से तालिबान वापस आ गए अफगानिस्तान में, इसकी बहुत बड़ी वजह 2004 का संविधान था जिसने ओवर सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच।